अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल शेख। एक्चुअली आज मेरा ये लाइव करने का मकसद ये है कि हमारी जो मुमरा की मेडिकल सर्विस, ये एक्चुअली मैंने इसका ना एक ऐसा टॉपिक दिया हूँ, नेता, हॉस्पिटल्स और कोरोना के चक्रव्यूह में फंसा मुमरा। ये आज का हमारा सब्जेक्ट है। इस पे हम आज बात करेंगे हमारी मुमरा की मेडिकल सर्विस पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इतने 2-2.5 महीने से पूरा जो लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टार्टिंग में तो ठीक है, चलो इतने पेशेंट भी नहीं थे जब हो रहा था। जहाँ से तकलीफ़ शुरू हुई, मैं वहाँ से थोड़ा आप लोगों को बताना चाहता हूँ। एक दिन अचानक क्या हुआ, मुझे कालसेगर के जो डायलिसिस पेशेंट है, 108 पेशेंट है, वो लोगों के मुझे अलग अलग सबके मेरे को फ़ोन आने लगे। किसी ने मेरा नंबर दिया होगा उन लोगों को, कंटिन्यू सबके अलग अलग फ़ोन आ रहे। क्या हुआ? तो बोले सर कोविड-19 बना दिया गया है कालसेगर हॉस्पिटल को, अभी हम 108 पेशेंट हैं, हम कहाँ जाएंगे। एक्चुअली ये है कि वहाँ पर है ना, महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य योजना प्लस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दोनों मिलाकर एक स्कीम है, जिस स्कीम में डायलिसिस वहाँ पर फ्री में होता है। अब जब इसको कोविड-19 बना दिया गया, तो वहाँ पर ये फ्री वाला तो होगा नहीं। अब दूसरी जगह पे आप जाओगे तो 1600, 2200 हर तुमको एक दिन ऐड करना है, यानी हफ्ते में मिनिमम आपको 3 दिन डायलिसिस करना है। तो हर बार हफ्ते में 3 दिन 2200 रुपये देना, तो सबकी कैपेसिटी है नहीं। तो वो मसला एक बहुत सबके मेरे को कॉल आने लगे। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। तो बोले सर आप 4 बजे यहाँ पर आइए, हम सब जमा हो रहे कालसेगर हॉस्पिटल में। मैं गया वहाँ पर, सबकी बात सुना। बाद में मैंने वहाँ की जो CEO है आफरीन मैडम, उनसे भी बात किया। उन्होंने कहा कि मैंने 90% सबको पूरा एडजस्ट करा दी हूँ। फिर जब मैं नीचे उतर के पब्लिक से, पेशेंट लोग से बात किया, तो वो लोग ने कहा कि सर 90% नहीं, वो लोग ने सिर्फ 10% करा है, 90% पेशेंट बाकी है। मैं ठीक है कोई बात नहीं। हमारा जो हेल्थ के ऑफिसर है डॉक्टर मालगांवकर जी, उनसे मैंने बात किया। उसके बाद में मैंने वाडिया में ना, जो वहाँ पर डायलिसिस संभालते, डायलिसिस के जो हेड है सुनील भोयर जी, उनसे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया। उन्होंने कहा नहीं सर हम करते हैं। थोड़ा पानी की कुछ वहाँ तकलीफ़ थी, दूसरे दिन से अल्हम्दुलिल्लाह वो भी चालू हो गया था। तो ये सब डायलिसिस का है। और इसके बाद में उस टाइम पे मेरी एक टुडे वॉइस की न्यूज़ भी थी, आप वो क्लिप देखी। हमारे साथ तो धोखा हो गया। किसने किया धोखा? हॉस्पिटल वालों ने। कहते हैं ना, जिस तरह कोई क्राइम आदमी कर दे तो उसको फांसी की सजा हो जाती है। आज मेरी फांसी हो जाएगी और कल फांसी हो। हमको सजा सुना दी गई कालसेगर की तरफ से, सिर्फ इंतजार है कि गर्दन में फंदा लगे। 12 घंटे में उन्होंने हमको लेटर पकड़ा दिया है, जो कुछ भी पकड़ा दिया कि आप जाओ। हमारे बिलाल भाई अभी आए हुए हैं, हमने बुलवाया है बिलाल भाई को। बिलाल भाई के थ्रू हमारा कोई काम हो जाए तो बहुत बेहतर बात है। और उन्होंने हमको बुलाया। सैटरडे के दिन सुबह में पेशेंट आते हैं तो उनको गेट पे वॉचमैन कहता है डायलिसिस आपका नहीं होगा, बंद हो गया। ठीक है, कोविड-19 का भी इलाज होना चाहिए, नो डाउट करो, लेकिन जो 105 पेशेंट हैं वो तो मरने के कगार पे हैं। अगर आप लोगों का इलाज नहीं हुआ, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मरने का डर है। 100%। डर क्या है? 100% मर जाएगा आदमी। इन पेशेंट्स ने परेशान होकर मदद मांगी श्री मोहम्मद बिलाल शेख से। मोहम्मद बिलाल शेख महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विकास विभाग के सदस्य है। बिलाल भाई, आप अभी यहाँ पे कालसेगर हॉस्पिटल के बाहर कुछ लोगों के साथ में खड़े हो, तो पब्लिक भड़की हुई है, क्या वजह? एक्चुअली परेशानी क्या है कि ये लोग को कालसेगर के अंदर है ना, मुमरा के जो पेशेंट थे 108 पेशेंट थे, कालसेगर हॉस्पिटल के अंदर डायलिसिस इन लोग का नॉर्मली चल रहा था। कोविड-19 को है ना ज्योतिबा फुले स्कीम में डाल दिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में, जिसकी वजह से कालसेगर को कोविड-19 पेशेंट लेने के लिए परमिशन मिल गया। तो उसमें अभी डायलिसिस बंद हो गया। अब डायलिसिस के जो हमारे 108 पेशेंट थे जो मुमरा के, उनको एक्चुअली इन लोग को पूरा डिवाइड करके देना चाहिए था। अभी आफरीन मैडम से भी बात हुई तो आफरीन मैडम बोले कि हम लोग ने पूरा 90% तक किए, मगर इन लोग का बोलना ऐसा कि 10% किए, 90% नहीं किए। अच्छा, दूसरी बात, 3-4 हॉस्पिटल के नाम आ रहे सामने। एक तो साई हॉस्पिटल है कटई नाके पे डोंबिवली में, वहाँ पर कुछ डाइवर्ट किए थे। और वर्तक नगर में एक है। दूसरा एक आज मेरी बात हुई मालगांवकर सर से, उन्होंने कहा कि आज है ना हम लोग ने वाडिया भी चालू किए। वाडिया में भी मैंने बात किया, सुनील भोयर करके वहाँ पर ये डायलिसिस फिजिशियन है, उनसे मेरी बात हुई है। बिलाल, बातें चीतें तो बहुत हो गई, सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इससे बात करूंगा, कमिश्नर से बात करूंगा, लेकिन हकीकत में आप क्या करेंगे? अगर इन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, क्या इन लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं भाई, देखो कैसा सब बातें कर रहे हो, ठीक है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैंने बात कर लिया। एक्चुअली मैंने बात कर लिया हूँ। साई वाला का क्या कंप्लेंट है कि सर हम लोग है ना अप्रोल में डालते हैं ना, तो अप्रोल आता नहीं है। तो ज्योतिबा फुले जो स्कीम है ना, उसके जो
हमारे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पर है चंद्रशेखर साहब, वो उनका कल रात में एक्सीडेंट हुआ है, तो उनके असिस्टेंट से मेरी बात हुई। उन्होंने अभी मैंने को बताया कि साई हॉस्पिटल के अंदर ऐसा चल रहा है कि पहले तो वो लोग बोलते कि अप्रूवल आया नहीं, आएगा, उसके बाद में 2700 रुपये चार्ज कर रहे हैं। 2700 रुपये तो कहीं पर भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं कल खुद वहाँ विज़िट करूँगा, कल वहाँ पर जाके अपन साथ में जाके विज़िट भी करते हैं, वहाँ पर देख भी लेते। और एक चीज़ ये है कि मेरे को ना कमिश्नर साहब से मेरे को कल इंशाल्लाह मैं जाके कमिश्नर साहब से भी मिल के बोलता हूँ कि इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लो और ये पहले पटाखे दो सर, ये बहुत इमरजेंसी है, क्योंकि यहाँ बहुत हालत ख़राब है इन लोग की, कोई हॉस्पिटल इन लोग को ले रहा नहीं है। फिर उसके बाद में कुछ साई में उन लोगों को एडजस्ट किए, कुछ वाड़िया में एडजस्ट किए। उसके बाद में जब है ना, फिर मेरे को साई से जो साई के जो पेशेंट है ना, उन लोग के कॉल आना शुरू हो गए। सर यहाँ पर बोले हम लोग को अभी साई में तो डाल दिए, मगर यहाँ पर जो लोग डायलिसिस करते हैं ना, वो 4 घंटे का होना चाहिए। इन लोग सर 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2 घंटा 20 मिनट, उससे ऊपर इन लोग हमको डायलिसिस देते नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट लोग की तबीयत ख़राब होती जा रही है। और उस वक्त ऐसा पेशेंट लोग ऐसा बोल रहे हैं कि सर एक ने बोला कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया, क्या हुआ? तो बोले सर वो साई वाले 2 घंटा दे रहे थे ना, इसके लिए बोले मेरा भाई चला गया। तो बेशक अल्लाह के हुक्म पर है ज़िंदगी और मौत, मगर जब पेशेंट लोग ऐसा बोलना शुरू किए तो मैं बोला नहीं, अभी मेरे को एक विज़िट करना पड़ेगा। तो मैंने फिर एक दिन वहाँ पर साई हॉस्पिटल पे विज़िट किया, यही सब कंप्लेंट्स के लिए कि भाई यहाँ क्या चल रहा है। दूसरी भी सब कंप्लेंट्स ये थी कि वहाँ पर जब मुमरा से हमारे लोग वहाँ जावे ना, तो हॉस्पिटल का स्टाफ बराबर बात नहीं करे हुए, झिड़की देवे, तुम लोग मुमरा से बोले कोरोना फैला रहे हैं। वो टाइम की भी मेरी एक न्यूज़ है, मैं अभी अब वो क्लिप देखी पहले। मुमरा के 108 डायलिसिस पेशेंट्स में से 9 की हुई डेथ, सिर्फ 99 बचे। हमने इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर सुशील जोपे, जो साई हॉस्पिटल के डायरेक्टर है, उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने जवाब दिया कि हम मीडिया में नहीं आना चाहते और बात को टाल दिया। इन सारे मामले पर महाराष्ट्र शासन के अल्पसंख्यक विभाग के मेंबर श्री मोहम्मद बिलाल वर्कआउट कर रहे हैं। हमने उनसे भी बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा। बिलाल भाई, अभी आप यहाँ पे डोंबिवली कटाई नाके पे साई हॉस्पिटल में आए थे, क्या मामला है? अभी मेरे को कंटिन्यू फ़ोन पे फ़ोन किया आ रहा है पेशेंट लोग के कि सर इन लोग है ना जो डायलिसिस देते ना, वो 4 घंटे का होना चाहिए, मगर इन लोग 2 घंटा, 2.25 घंटा, 2 घंटा 20 मिनट, उसके ऊपर इन लोग देते नहीं। दूसरी बात ये कि यहाँ के हमारे जो पेशेंट आते हैं मुमरा से, वो यहाँ पर ऐसी बातें होती है कि भाई तुम लोग मुमरा से कोरोना लेके इधर आ रहे हैं, उन लोग से झिड़की से बात होती है, उन लोग के ऊपर दादागिरी करते हैं। हाँ, उसके बाद में ना चांद रात के दिन, चांद रात को ईद के एक रात पहले मेरे को रात को 4:30 बजे एक लेडी का फ़ोन आया। मैं बोला क्या हुआ बहन? तो बोले मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब है। क्या हुआ? तो साई के अंदर बोले डायलिसिस होता था उनका, 2 बार से उनको डायलिसिस नहीं मिला है और आज 13 दिन हो गया है उनको डायलिसिस नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ? तो बोले फीवर था, इसके लिए लोग नहीं दे रहे। ठीक है, अभी तो बोले अभी उनकी बहुत तबीयत ख़राब है, 13 दिन से डायलिसिस नहीं मिला, हमारी हेल्प करो। रोने लगी। मैं बोला बहन रो मत तुम, मैं करता हूँ कुछ। मैंने रात को 4:30 बजे कल्याण से लेके मुलुंड तक जितने डायलिसिस सेंटर है, हॉस्पिटल है, मैंने सबसे बात किया, मगर ज़्यादातर रीज़न यही था कि सर अगर वो पॉजिटिव पेशेंट रहिए तो फिर हम लोग का हॉस्पिटल सील हो जाएगा। मैं बोला ठीक है। लास्ट में मैंने क्या किया, 6 बज गया सबसे बात करते करते। सुबह में 6 बजे मैंने साई हॉस्पिटल में फ़ोन किया। वहाँ का एक बंदा था, मेरे ख्याल से राजेश ऐसा कुछ शायद नाम था, समथिंग शायद, उससे मैंने बात किया। उसने बोला कि सर ठीक है। पहले तो वो नहीं बोल रहा था, बोले नहीं सर हम लोग नहीं कर सकते, हालांकि पेशेंट भी उनका ही है, मगर बोले सर फीवर था इसके लिए। मतलब फीवर था, अभी है क्या? देखो अभी तूने चेक किया क्या फीवर है क्या? अभी क्या उसको मरने के लिए छोड़ देवे अपन, डायलिसिस देवे नहीं? तो बोले ठीक है सर तुम भेजो, मैं वो थर्मामीटर जो गन आती ना, मैं उससे उसका चेकअप करूँगा, बाहर ही, अंदर नहीं लूँगा। ठीक है, वाला मत ले चल। अगर फीवर नहीं निकला तो उसको डायलिसिस पहली प्राइवेट में देने का, जिसका नंबर भी रहेगा ना, उसको तो 2-3 मेले मिला होगा ना, उसको रुका देना, पहले इसको देना, क्योंकि आज 14वां दिन हो गया है। तो बोले सर ठीक है आप भेजो। मैंने वो बहन को कॉल किया, मतलब बहन एक काम करो साई में आप जाओ, वहाँ पर जाके फिर लोग वहाँ पहुँचे। अब उसने बाहर से वो गन से टेम्परेचर लिया, अब उसमें भी टेम्परेचर आया, फीवर आया। फिर मेरे को फ़ोन किया, बोले सर उसको पेशेंट को फीवर है, मैं अंदर नहीं लूँ। उसको रिक्वेस्ट किया, मतलब भाई मेरी बात समझ, 14 दिन हो गया है उसको नहीं मिला है, एक काम कर एक बार थर्मामीटर से चेक कर ले, अगर नहीं होगा तो फिर छोड़ देना, फिर क्या करने का मैं देखूँगा, जाने दे, मगर तो एक बार मेरे बोलने में चेक कर। वो बेचारे ने सपोर्ट किया, चेक किया, थर्मामीटर से उसको फीवर नहीं आया। अब वो गन है ना भाई, कभी कभी सही बताती है, कभी आगे पीछे रहता है वो, ठीक है। थर्मामीटर परफेक्ट बताता है, उसमें चेक किया, बुखार नहीं हुआ, उसको नहीं था,
उसको पहले प्राइवेटी में अंदर लेके पहले उसको डायलिसिस कराए। ये हो गया डायलिसिस का। ये जो मैं सब चीज़ बता रहा हूँ ना, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आज हमारे मुमरा की मेडिकल सर्विस की हालत देखो। आज अगर हमें कोई गरीब पेशेंट को किसको एडमिट करने का रहता है ना, तो इतनी मगजमारी करना पड़ती है। डायलिसिस पेशेंट को अगर डायलिसिस कराना है ना, मिडिल क्लास आदमी को, उसके लिए इतनी मगजमारी करना पड़ती है। अमीरों के लिए तो सब दरवाजे खुले, हर हॉस्पिटल खुल रहा है, हर दरवाज़ा खुला है। गरीबों के लिए दरवाजे बंद है, दरवाजे को धक्का मार के हमको खोल के उनको कराना पड़ता है। ये मुमरा के मेडिकल सर्विस की हालत है। अब डायलिसिस का बताया, अभी जैसे कि किसी नॉर्मल पेशेंट को कोई हार्ट अटैक है या कुछ है, उनके लिए जगह नहीं है, उसको हॉस्पिटल लेता नहीं। क्या हुआ तो हमारे पास ICU नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है। ये सब चीज़ अपन आगे डिस्कस करेंगे, मैं इसके बारे में पूरा आज बताऊँगा। और जो पॉजिटिव पेशेंट है जिसके लिए कालसेगर कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल किया गया है, वहाँ पर महात्मा ज्योतिबा जन आरोग्य योजना प्लस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करके स्कीम है। वो स्कीम के तहत 1.5 लाख तक का खर्चा पूरा गवर्नमेंट देती है। और वो कोविड-19 को भी वो स्कीम में लिया गया है, मगर फिर भी वहाँ पर 1-1 लाख रुपए के बिल बन रहे हैं। ऐसे कहीं पेशेंट है कि जिनको मैंने स्कीम में वहाँ पर दिलवाया, कहीं लोगों के मैंने वहाँ पर पैसे भी कम कराया, ठीक है। मगर मेरा बोलना ये है कि पेशेंट को डायरेक्ट तुम लोग स्कीम में क्यों नहीं लेते। ये सब चीज़ भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। मैं पूरा तुमको इसकी सब वीडियोस वगैरह सब पेशेंट के सब आगे पूरा बताता हूँ। मैं इसके आगे भी आपको पूरा बताऊँगा। उसके बाद में फिर एक रहमानिया हॉस्पिटल का एक मसला आया। मेरे को रहमानिया हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि सर हमारे जो रहमानिया हॉस्पिटल है ये ट्रस्ट का है और अभी TMC ने हमको एक GR इशू किया है जिसमें वो लोग कोविड-19 स्पेशल हॉस्पिटल इसको बना रहे। मगर इसमें मसला ये है कि हमारे पास 87 डायलिसिस पेशेंट है, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, उसको किधर एडजस्ट करेंगे। अब वो चैरिटेबल ट्रस्ट है रहमानिया हॉस्पिटल, उसमें जो 2200-1600 के अंदर जो बाहर डायलिसिस होता है वो लोग 550 रुपये में करते। तो 550 रुपये में दूसरी जगह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है, आपके जो ट्रस्टी लोग हैं वो मेरे को एक रिक्वेस्ट लेटर दो, मैं मेरा लेटर उसके ऊपर कवर अप करके आगे बात करता हूँ और इंशाल्लाह करा दूँगा, टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हो गया, जो बिल्डिंग वाले आजू बाजू के जो रेसिडेंट्स हैं उन लोग का और रहमानिया का गेट है ना एक ही है। अब हॉस्पिटल में पब्लिक को भी उधर से ही जाना है, रेसिडेंट वालों को भी वहीं से जाना है। तो वो लोग सब रोड पे आ गए, पूरा वहाँ पर उन लोग ने रोड पे सब जमा हो गए कि हमको सर यहाँ पर कोविड पेशेंट नहीं चाहिए, कोविड हॉस्पिटल नहीं करना है। तो हमारे जो आयर साहब है म्यूनसिपैलिटी, हमारे AMC, अभी उनको DMC भी बनाया गया है, उन्होंने आके वहाँ पर मैटर सॉल्व किए और वहाँ के जो स्थानीय नगर सेवक है वो भी थे, उन लोग ने फिर सॉल्व करके आयर सब के साथ मैंने वो क्लिप भी देखा था कि फिर उन्होंने कहा कि मैं आज शाम तक डिसीजन लेके आप लोगों को बता दूँ। तो बाद में फिर वो TMC ने उसको कैंसिल कर दी। एक ये मसला आया था, नहीं तो वो भी कोविड हो जाता था, फिर डायलिसिस के 86 पेशेंट को हम कहाँ लेके जाते, ये सवाल उठता था। ये चीज़ हो गई। ये सब वो केसेस में बता रहा हूँ जो गरीब लोग, जो यानी जो तकलीफ़ वाले केसेस है, जो नॉर्मल केसेस नहीं, जो इसमें तकलीफ़ हुई, वो सब केसेस बता रहा हूँ। बाकी थोड़े स्मूथली भी सब पेशेंट लोग का काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी जैसे कि एक मेरे को बिलाल हॉस्पिटल का एक मैटर था, एक का फ़ोन आया, बोले सर 12 साल की लड़की थी, उसके दाढ़ में कुछ तकलीफ़ थी, मुंह सूजा हुआ था, तो उसको हम लोग बिलाल लेके गए, उन्होंने उसको एडमिट किए, बोले ठीक है सर्जन आके ऑपरेशन करेगा। 3 दिन तक सर्जन आया नहीं, तीसरे दिन सर्जन आ रहा तो बोल रहा सर ये तो डेंटिस्ट का काम है, हमारा काम नहीं है, डिस्चार्ज ले लो, आप डेंटिस्ट के पास जाओ। 8,500 रुपये का बिल बन गया। अब मेरे को फ़ोन आया, बोला ठीक है भाई। मैंने फिर वहाँ के बिलाल के जो अपने ओनर है उनसे बात हुई मेरी, उन्होंने फिर बोला नहीं सर मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ। बोला सर फिर जब डेंटिस्ट के पास ही जाने का तो फिर 3 दिन तुमने रख के 8,500 का बिल क्यों बनाए भाई? तो बोले नहीं सर मैं देखता हूँ। तो वो 5,000 रुपये जो डिपॉजिट किए थे उसके अंदर ही हो गया अलहमदिल्ला, वो डिस्काउंट करके, ठीक है। ये चीज़ को अपन इग्नोर कर सकते कि नहीं भाई, उन्होंने भी एक्सेप्ट किए, डिस्काउंट भी दिए, ठीक है। मगर मैं ये सब बता रहा हूँ कि जो मुमरा में अपने इधर हो रहा है, जो ये सब गरीबों के साथ में क्यों हो रहा है। कोई अमीर की तुमने अभी तक न्यूज़ सुने क्या कि भाई वो अमीर आदमी था बेचारा यार, उसके साथ में ऐसा हो गया? वो तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ गरीब लोग के लिए सब मगजमारी हो रही है। याद है जो अकबर मेहंदी जी की वाइफ जो रिक्शा में डिलीवरी के लिए रिक्शा में जो पूरे मुमरा के हॉस्पिटल लोग भटके थे, याद है ना? अभी तो चलो हो रहा है एडमिशन, वो टाइम पे
उनको एडमिट नहीं किया गया। वो लेडीज़ बोल रही थी कि मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन दे दो, मेरे को ऑक्सीजन दे दो। प्राइम, बिलाल, कालसेकर कहाँ कहाँ वो लोग नहीं गए। तो मैं भी तुमको आगे क्लिप दिखाऊंगा, क्लिप में देखो कि कहाँ कहाँ वो उनको लेके भागे। वो लेडी बोल रही थी मेरे को सिर्फ ऑक्सीजन दे दो। ऑक्सीजन तो तुम लोग दे सकते ना हॉस्पिटल के बाहर निकल के, कि वो भी नहीं दे सकते। वो एक मैटर हो गया। उसके बाद में हमारे दरगाह शरीफ के फकरुन शाह बाबा के दरगाह शरीफ की जो मस्जिद है वहाँ के इमाम साहब, उनकी लड़की, वो सब जगह ले लेके भागे। उनको, वो बच्ची को भी किसी ने नहीं लिया। लास्ट में प्राइम में लिए, क्या हुआ तो बोले भाई इंतकाल हो गया। अरे यार कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो करो। बच्ची को तुम लोग ने वो टाइम पे एडमिट नहीं किए। हाँ, वो लेडी को, प्रेग्नेंट लेडी को आप रिक्शा में लेके घूम रहे हो। उसको एम्बुलेंस की सर्विस की, कुछ एम्बुलेंस नहीं है कि चलो भाई एम्बुलेंस में उसको लेके घूम रहे थे, रिक्शा में उसको लेके घूम रहे। रिक्शा में वो लेडीज़ ने दम तोड़ दी। कुछ तो शर्म करो भाई यार। उस टाइम पे ये हालत थे। आप ये क्लिप देखो। क्या नाम है? अस्मा। क्या नाम है? अस्मा। आसमा। आसमा आपा। अस्मा। दी अस्मा। दी आपको नहीं ना। अस्मी। आप पहले कालसेगर में आए थे? कालसेगर में आके आके थे? गए। कभी आए थे? अभी 10-15 मिनट पहले तो कहाँ लेके गए लेके गए। उनको? बिलाल लेके गए और कहाँ लेके गए? फिलहाल लेके गए, उन लोगों ने नीचे से ही वापस कर दिया, बोले हम लोगों की लाइन खराब हो जाएगी। और कलवा भी लेके गए थे आप लोग? कितने बजे से लेके निकले आप लोग? सबसे पहले कहाँ गए? सबसे पहले हम लोग पुरानी गए थे। पानी है क्या आपके पास? जी जी, फिर वहाँ से कहाँ गए आप लोग? भटके के लोगों का क्या हाल कलवा गया, कलवा बोला 5:30 हो चुके हैं यहाँ पे, अब टाइम नहीं है। ये अकबर मेहंदी साहब से हम बात कर रहे हैं। अकबर भाई, क्या पूरा मामला हुआ आपके साथ? प्राइम हॉस्पिटल में लेकर के आया था जी। वहाँ पर, चूँकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर को बुलाया गया। वहाँ पर लेडीज़ डॉक्टर आई, चेक किया तो उन्होंने दवा दी है, और दवा देने के बाद वाइफ ने सब बताया जो भी प्रॉब्लम था उसको। जी। उन्होंने बोला ये दवा खा लीजिए, आप सही हो जाएंगे। बट उसको सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा। वो प्रॉपर सही नहीं हो पाया। जी। तो आज बड़ी मुश्किल के साथ, ये आपका यहाँ पर मुमरा के अंदर एक हॉस्पिटल है, बुरहानी हॉस्पिटल, हाँ। वहाँ पर भी मुझे पता चला शॉर्ट्स लगाने के बाद वहाँ पर जो है उसका एक्सरे निकाला गया। जी। और 1 बजे में गया था वहाँ के ऊपर हॉस्पिटल में, और मेरा वहाँ के ऊपर जो मेरी वाइफ का एक्सरे तकरीबन 4 बजे निकाला गया। अच्छा, यानी 3 घंटे लगभग लग गए? 3 घंटे तक लगभग इसलिए लगे कि डॉक्टर गप्पे लड़ा रहे थे वहाँ पर बैठ करके। अच्छा। उसके बाद मुझसे कहा उन्होंने कि उसको चेस्ट में इन्फेक्शन टाइप का कुछ हुआ है, प्रॉब्लम हुआ है, आप उसको जो है वो कलवा लेकर के जाइए। अच्छा। मैं कलवा गया। जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ के ऊपर नर्स थी, फाइल बना रही थी। वो बोलती है कि अभी 5:15 हो रहा है और 5:30 बजे बंद हो जाता है हमारा हॉस्पिटल। अच्छा। तो मैं अब काम नहीं करूंगी। मैंने रिक्वेस्ट भी किया, और मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उसने उस वक्त एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब को कंसल्ट किया, तो अभी क्या करना है फ़ोन पर, तो उन्होंने बताया इसी हॉस्पिटल में कालसेकर में। जी। मैं जब यहाँ पर आया, ऑटो के साथ ड्राइवर था मेरे साथ और एक दूसरा बच्चा था। इन्होंने जल्दी से दरवाज़ा भी नहीं खोला, ये खड़े हुए सब यहाँ पर, इन्होंने जल्दी दरवाज़ा भी नहीं खोला। इन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी वाइफ को कोविड-19 है, पॉजिटिव है? मैं बोला मैंने चेक नहीं कराया, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो इन लोगों ने थोड़ा सा गोल अंदर लिया, वहीं पर से इन लोगों ने इस तरह से भगाया जैसे किसी कुत्ते को दरवाजे से भगा देते। मेरी वाइफ हाथ जोड़ के बोलती थी कि 10 मिनट मुझे ऑक्सीजन लगा दो, मेरा 6 साल का बच्चा है और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, शायद बच जाऊँ मैं। लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। उसके बाद हम लोग प्राइम हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे उतरने वाले थे, तो वहाँ पे पता चला कि आज नर्सें हैं वहाँ पर, डॉक्टर्स नहीं आए वहाँ पर। उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि वहाँ पर जाओ, बिलाल हॉस्पिटल में जब मैं गया तो बच्चा ऊपर गया जल्दी रिसेप्शन के ऊपर, कैसे ऐसे हुआ। तो एक डॉक्टर लेडी आई, आने के बाद कहा कि मैं नहीं लूंगी इसको, क्योंकि अगर इसको पॉजिटिव निकलता है कोरोना तो मेरा जो सिस्टम है वो सबका सब खराब हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं बोला अगर ये लड़की मर गई तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो बोले मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोला मैं मीडिया को बात करूंगा, पुलिस को बताऊंगा। कहा मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ और मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप यहाँ पर से लेकर के जाइए इसको। उसके बाद फिर वापस यहाँ पर आए हम कालसेगर में आने के बाद इन्होंने फिर जितना इनको ड्रामा करना था वो पूरा ड्रामा इन लोगों ने, पूरी टीम ने किया, डॉक्टर्स की मिलकर के। यहाँ पे उस साइड में, पीछे की साइड में आपको ले जा करके शो कर सकता हूँ वो जगह, वहां पर गए हम लोग। और ऑटो के अंदर वो तड़प रही थी, अपनी माँ को याद कर रही थी आखिरी टाइम पे कि सिर्फ फेस देखना चाहती हूँ, अपनी माँ का मुँह मुझे दिखा दो क्योंकि मैं जिंदा नहीं रहूंगी। और ये लोग ड्रामे करते रहे, नहीं हम नहीं लेंगे। उधर से जबकि सोर्स लगी थी फोन करने के लिए, फोन किया गया इनको लेने के लिए कि ले लो,
उसके बावजूद भी ये लोग इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे, नहीं लिए। जब बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी तो इस साइड में लेकर के आए, इस साइड में लेकर के आए उसको, और ऑक्सीजन लगाने लगे तो उसके अंदर किसी के पास चाबी नहीं है, किसी को नाक में लगाने के लिए नहीं आ रहा है। कोई कह रहा है कि यहाँ पे हम इस तरह का पेशेंट को नहीं लेते। वो मर चुकी थी, उसके बाद इन्होंने उसको एडमिट किया है। वो पैसा बनाने के लिए किया है या क्या करने के लिए किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैं कह सकता हूँ एज ए हस्बैंड, इन लोगों ने उसके मरने के बाद उसको एडमिट किया है सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, ताकि हम हॉस्पिटल जो हमने ओपन किया है पैसा कमा सके यहाँ पर रहकर। डॉक्टर जितने हैं सब बदतमीज है इस हॉस्पिटल के अंदर। मैंने उनको बात किया, वहाँ पे वो डॉक्टर था, मैंने पूछा, बताया कि तो आपका नाम बताओ मुझे, मैं मीडिया को बात करूंगा, पुलिस में जाऊंगा मैं। उसने नाम नहीं बताया, फौरन भाग गया एकदम अंदर। ये वॉचमैन खड़े हुए, मैंने इनको पूछा इनका नाम बताओ, बोले मैं नहीं जानता कौन है ये। इन्होंने अपने को पूरा कवर किया हुआ है तो मुझे नहीं मालूम है क्या है क्या नहीं, खाली नाम लिखा है ऐसा वैसा, और बल्कि जोक लगा करके गया। 28 साल तो कुछ भी नहीं होता है। आसिफ भाई मिल गए, वो कह के चलिए प्राइम में लेके जाते हैं, उनके साथ मैं वहाँ चला गया। अब बच्ची हमारी मतलब रिक्शा पर ही बैठी हुई थी, हालत बिगड़ती जा रही थी उसकी, रिक्शा पर ही बैठी थी माँ की गोद में। मैं वहाँ गया, वहाँ जा करके उन्होंने फ़ोन किया, उन से बात किया, इनको बुलाया और अंदर गए। अंदर जाने के बाद उन लोगों से ज़बरदस्ती करवा करके बच्ची को मंगाए वहाँ से, बाहर से। हॉस्पिटल के जो सीईओ है प्राइम के, उनका कहना है कि आप मुंब्रा स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल में बच्ची को दिखा रहे थे, तो वहाँ के डॉक्टरों ने कहा था कि आप जो है एडमिट कर दो, तो आप लोग बोले कि हम एडमिट कहीं नहीं करेंगे, घर लेकर चले आए थे। गलत बात है। वो ख्वाब देख रहा था क्या? वो ख्वाब देख रहा था? कहाँ ख्वाब देखा वो? बल्कि मैं वहाँ के डॉक्टर को कहा कि बच्ची की हालत बिगड़ती जा रही है, गर्मी बहुत हो रही है, बच्ची परेशान हो रही है, आप मुझको इजाज़त दे दीजिए कि मैं कहीं दूसरी जगह ICU वगैरह जहाँ हो एहतमाम वहाँ लेके जाऊँगा। 3 बजे मैं निकला मुंब्रा सिटी से, तो वहाँ आया प्राइम में सबसे पहली बार। वहाँ जब आया तो वो चेक चाक करके उन लोगों ने कहा कि यहाँ हमारे पास ICU का एहतमाम नहीं है, ICU बंद है, ना उसका स्टाफ है। वहाँ से मैं वापस लेकर के बिलाल गया। अच्छा, यानी रात के समय दोबारा आप प्राइम में? हाँ, तो जब लास्ट में आए तो भाइयों ने मिला। हाँ। यानी उतनी देर आप बच्ची को लेकर मुंब्रा के अस्पताल घूमते रहे? जी जी हाँ। तो रात के समय जब बच्ची को ट्रीटमेंट के लिए लिया गया, उसके बाद आपको सूचना दी गई कि बच्ची का डेथ हो गया? हाँ, वो लोग एहतमाम में लग गए बच्चे के पीछे। हाँ, अपने काम में लग गए बच्चे को लेकर के। फिर कुछ देर बाद उन्होंने खबर दिया कि ऐसा हो गया। अच्छा, एक बात मेरे को ये कहनी थी कि जैसे कि मुंब्रा में कुछ भी काम होता है ना, तो 2 चीज़ सुनने में आती है, भाई फलाना के नेतृत्व में और फलाना के मार्गदर्शन में, बराबर। बहुत बार आप लोगों ने भी सुने होंगे, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दो हादसे हुए, इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह कुछ मिलेगा? यहाँ के हमारे जो MLA साहब है, जो महाराष्ट्र के अभी हाउसिंग मिनिस्टर बन चुके हैं, तो उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ उन दोनों को कुछ मुआवजा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? आप लोगों को क्या लगता है, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मुझे आप कमेंट्स में ये बताइए। दूसरी बात ये कि ये चीज़ों के लिए मैंने मेरे वरिष्ठ नेता, हमारे BJP के प्रवक्ता किरीट सोमैया जी, हमारे MLC थाना जिला के अध्यक्ष BJP के हमारे निरंजन दावखरे साहब, इन दोनों को मैंने विजिट के लिए कालसेकर में बुलाया था। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, ये बात किसी को भी मुझे बोलने के लिए मना किया गया था, क्योंकि लॉकडाउन का समय है, हमें लॉकडाउन का पालन करना है, तो तुम किसी को नहीं बुलाओगे, मुझे ऐसा इंस्ट्रक्शन था ऊपर से। मैं बोला ठीक है। मैंने ना मीडिया को फ़ोन करके बोला, ना मेरे कोई कार्यकर्ता को बोला, हम सिर्फ वहाँ पर ये सब मसलों पे बात करने के लिए, हॉस्पिटल से पब्लिक के लिए बात करने के लिए आने वाले थे। मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि वहाँ के CEO को आप फ़ोन करके इन्फॉर्म करो कि हम फलाना टाइम पे आ रहे। मैंने वही किया। अब वहाँ पर बाद में क्या होता है कि किसी कारण की वजह से इन लोग को नहीं आने मिला, और वहाँ पर जब मैंने बाद में न्यूज़ में देखा तो वहाँ पर पूरे सत्ताधार पार्टी के नगर सेवक वहाँ पर लॉकडाउन का पालन करते हुए गर्दी जमा करके वहाँ खड़े थे, वो मैंने देखा। अब मेरे को एक चीज़ बताओ कि जब ये 3 जन को ये बात मालूम थी, और मैंने जब सिर्फ वहाँ के CEO को फ़ोन करके बोला था, चौथे आदमी को, यानी और किसी को ये पता नहीं थी, तो फिर वहाँ पर इतनी गर्दी जमी कैसी? किसने उन लोगों को बताया? और वो मैं क्लिप आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, वो क्लिप में आप देखना कि वो लोग बोल रहे हैं कि राजनीति करी जा रही है। अरे राजनीति कौन कर रहा है भाई? जो राजनीति कर रहा है वहाँ जमा हो गए थे सब जन। अगर हमको राजनीति करना होता तो हम तो पूरी मीडिया लेके आते, हमारे कार्यकर्ता लोग को साथ में लेके आते।
हम तो अकेले क्यों मिलने के लिए आ रहे थे? क्योंकि पब्लिक के लिए हम आ रहे थे, हॉस्पिटल से बात करने के लिए। हम किसी हॉस्पिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं खड़े थे वहाँ पर पब्लिक के अगेंस्ट में, हम पब्लिक के लिए आ रहे थे। आप एक क्लिप देखे फिर बात करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता किरीट सोमैया, आमदार निरंजन डावखरे और नगर सेवक संजय वाघुले ने मुमरा का दौरा करने वाले थे आज, इसलिए सत्ता पार्टी के एनसीपी के नगर सेवक आज दोपहर से ही कालशेखर अस्पताल पर पहुंचे थे। क्या बातचीत हुई आज? मुंब्रा में जो गर्भवती महिला की मृत्यु हुई वो वास्तव में प्रशासन के द्वारा की गई हत्या है। वहां पर पहले भी ये घटनाएं होती थी। डॉक्टर हॉस्पिटल पहले पैसे मांगते हैं, पॉजिटिव का रिपोर्ट मांगते हैं, एडमिशन देते नहीं है। ये जो महिला की जो घटना है वो उसी का एक प्रकार है और इसलिए आज निरंजन डावखरे, संजय वाघुले और मैं वहां जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस आयुक्त ने हमें कहा आप नहीं जाएंगे तो अच्छा होगा। पुलिस कमिश्नर के साथ में विस्तृत चर्चा हुई है। हमारी स्पष्ट मांग है कि मुंब्रा और आसपास के ये अस्पताल और डॉक्टर जो एक्सप्लॉइट करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि बड़े पैमाने पर ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कि रोगियों को देखते नहीं और ऐसे हादसे हो जाते हैं। वास्तव में ये महापालिका का और राज्य सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, जवाबदारी है कि इस प्रकार से काम करने वाले अस्पताल को उन्होंने एक्वायर करना चाहिए और जिसके कारण इस प्रकार से नागरिक गर्भवती महिला की मृत्यु होती है उनके खिलाफ आईपीसी के अंदर गुना दाखिल करें। कहीं न कहीं मुंब्रा के अस्पतालों में काफ़ी लापरवाही हो रही है, जिसमें कई लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। मगर वहीं सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के नगर सेवक शानू पठान, रेहान पीतलवाला, अश्विन राउत ऐसे और भी कई नगर सेवक बीजेपी के नेताओं के आने की खबर सुनकर कालशेखर अस्पताल पहुंचे थे। एक्स एमपी किरीट सोमैया जी और निरंजन डावखरे जी आ रहे थे और ठीक है, चलो आइए, आपका शहर में वेलकम है, लेकिन आए तो 10-20 वेंटिलेटर देके जाए जरूर जाए। ये हम लोग सब नगर सेवक लोग ऐसा बोलने आए थे, राजनीति ना करते हुए आए हैं शहर में तो 20 वेंटिलेटर देके जाए। किस लिए आने वाले थे? कालशेखर हॉस्पिटल में पेशेंटों को देखने के लिए ऐसा सुनने में आया मैं, और पेशेंटों को तो मैं बोलता पेशेंटों को देखने मत आइए। आए हैं कि जो महिला का ऑटो रिक्शा में डेथ हुआ था उसी के संदर्भ में वो लोग यहाँ पर आ रहे थे। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप आए हैं तो कुछ शहर के लिए कुछ देखे जाए, खाली राजनीति ना। वैसे मुंब्रा पुलिस ने इस पूरे मामले में प्राइम क्रिटिकल केयर बिलाल और यूनिवर्सल हॉस्पिटल पर FIR दर्ज कर लिया है। इसके बाद में ना मेरे को कई जगह से कॉल आने शुरू हो गए। मेरे को बॉम्बे से कई जगह से फ़ोन आए और दूसरी सब जगह से, क्या हुआ आप बोले हुआ पर सर वो हॉस्पिटल वगैरह में आप जाओ मत, आपका कुछ काम रहेगा तो आप हमको बोलो। अरे वो लोग खुल के भी नहीं बता रहे क्यों नहीं जाओ। अब मेरे वरिष्ठ नेता लोग को मैंने बुलाया था तो उनको रोक दिया गया। अब मैं यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, ग्राउंड लेवल पे अपन जो पब्लिक की समस्या रहती, पब्लिक के साथ में खड़े रह के अपन यहाँ काम कर रहे, वो भी आप वो भी मत करो। आपको कुछ काम रहेगा आप हमको बोलो। अरे तुमको क्यों बोलो भाई, मैं मेरा काम मेरे को मालूम है, मेरे आदमी के मेरे पब्लिक के मेरे को कैसे काम निकालने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कितने काम निकाल दिए। तो मैं तुमको क्यों बोलूँ, क्या वजह क्यों नहीं जाने का वो तो बताओ। वो कोई नहीं बता रहा, वो खुले अल्फाज में कोई बताता नहीं कि मत जाओ। अरे भाई अगर मेरे एक फ़ोन करने से अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई पब्लिक किसी की जान बच रही है, किसी को एडमिट नहीं कर रहा, मैं फ़ोन करूँ उसको अगर एडमिट कर रहे, या किसी को पास पैसा नहीं है उसको मैं प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत उसको अगर मैं एडमिट करा रहा हूँ, उसके 1.5-2 लाख रुपये बच रहे, तो फिर मैं क्यों नहीं करूँ। एक रीज़न तो दो भाई, मैं क्यों नहीं करूँ। मेरे थोड़ी उसमें जेब से जा रहे, मैं खुशी से कर रहा हूँ, मैं अपना डीजल जला रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने फ़ोन का बिल भर रहा हूँ ना भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है। मैं पब्लिक का काम कर रहा हूँ तो उसमें मेरे को तुम आप क्यों बोल रहे हो कि आप ये मत करो वो मत करो। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ भाई मैं करूँगा, और मैं अभी भी ये बोलता हूँ कुछ भी काम रहेगा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा मोहम्मद बिलाल शेख हाजिर है। मेरा फ़ोन नंबर भी है सोशल मीडिया पे, कभी भी आप कोई भी मसला रहेगा मुझे आप कभी भी कॉल करो। एक गरीब पेशेंट जो कुछ भी बीमारी में मुब्तला है, जो भी है, उनको जो मेडिकल सर्विस की जो हेल्प चाहिए, ये चीज़ को मैं एकदम गंभीरता से क्यों लेता हूँ मैं आपको आज ये बताता हूँ। एक्चुअली मेरी मम्मी के टाइम पे ना मैं बहुत परेशान हुआ। मम्मी की जब मेरी तबीयत ख़राब हुई, मैं मेरे घर वाले हम लोग जब उसको हॉस्पिटल सब जगह पे हॉस्पिटल में ले लेके घूमते थे, तो वो हालत मेरे को मालूम है
कि वो लोग वो टाइम पे डॉक्टर सही से बात नहीं करता है, एक जो वार्ड बॉय रहता है ना वो भी अपने को झिड़की देता है। तो ये सब हालत से ना मैं गुजरा हूँ। पैसे अपने पास कितने हैं, क्या है, कितना बिल बनेगा, ये सब चीज़ से मैं गुजरा हूँ। तो मेरे को ये सब पता है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हालत से मैं गुजरा ना वो मैं अपने भाइयों को नहीं गुजरने दूँ, अपने लोगों को नहीं गुजरने दूँ। इसके लिए मैं बीच में आके खड़े हो जाता हूँ। अब मैं ये सही करता हूँ या गलत करता हूँ ये भी आप मुझे कमेंट में बताइए, और मुझे ये चीज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हमारा जो MM वैली पे स्टेडियम है, स्टेडियम के अंदर TMC की तरफ से कोविड केयर सेंटर बनाया गया। उस पर भी मैंने अपने लेटर हेड के ऊपर एक एप्लीकेशन डाला हूँ कि सर जैसे कि मनीष जोशी जी ने कहा कि ये सब TMC कर रही है पूरा खर्चा, और नियोन हॉस्पिटल जो ऑपरेशनल पार्ट को जो लोग करेंगे, ठीक है वो सब। मगर लास्ट में ये बात ये हुई कि उसके जो पेशेंट आएंगे वो मिनिमम चार्जेस रहेंगे उसके। तो इसको लेते हुए मैंने एक मेरा लेटर भी डाला था कि सर 3 महीने से जो लॉकडाउन है, 3 महीने से पब्लिक को खाने पीने को पैसा नहीं है, वो सबकी इनकम बंद है, लोग सब हेल्प कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं क्योंकि पब्लिक के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। अब आ गया गरीब आदमी की बात आ गई। अब गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है तो फिर वो जो मिनिमम चार्जेस है सर वो भी कौन भरेगा। तो आप मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे म्यूनसिपैलिटी के 10 रुपये के फॉर्म रहते हैं ना दवाखाने में, वो मैंने लेटर में मेंशन किया हूँ, मैं आपको लेटर दिखाऊंगा अभी। वो लेटर के अंदर लिखा हूँ मैंने कि जैसे 10 रुपये का जो म्यूनसिपैलिटी चार्ज करती है ना, जो कोई भी हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, वैसा एक 10 रुपये का फॉर्म बना के ना वो भी आज की तारीख में भारी है। आप ये लेटर देखिए। अच्छा, ये बात सबको पता है, कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है। मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। स्टेडियम में तो चलो मिनिमम चार्जेस लिया जाएगा। कोविड-19 के लिए मुंब्रा के अंदर एक सर्विस है जो एकदम फ्री है, यानी 1.5 लाख रुपये तक। एक्चुअली एक स्कीम है महात्मा ज्योतिबा फुले प्लस प्रधानमंत्री आरोग्य जन योजना, उसके तहत 1.5 लाख रुपये तक आप इलाज फ्री में करा सकते हो। गवर्नमेंट देगी 1.5 लाख रुपये तक, गवर्नमेंट पैसा देगी। तो कोविड-19 का जो है ना उसको भी अभी ये स्कीम के अंदर ऐड किया गया है। तो कोविड-19 हमारे इधर कालसेकर हॉस्पिटल है जिसमें ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले और प्रधानमंत्री आरोग्य योजना प्लस है। इस योजना के तहत आप कर सकते हो। आपकी अगर इनकम कम है, ये गरीबों के लिए है जिसका BPL राशन कार्ड होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो कि ऑरेंज राशन कार्ड और येलो राशन कार्ड होता है। उसके बाद में उनका आधार कार्ड चाहिए पेशेंट का, और राशन कार्ड पूरे महाराष्ट्र में कहीं का भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि तुम मुंब्रा में रहते तो तुमको मुंब्रा का एड्रेस ही होना चाहिए। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि कहीं का भी एड्रेस हो, महाराष्ट्र का एड्रेस होना चाहिए। दूसरी बात, अगर पेशेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिपोर्ट है और वो गरीब है, पैसा नहीं भर सकता है, ठीक है, कालसेकर हॉस्पिटल में ये स्कीम के तहत उसका एडमिशन किया जाएगा, उसको फ्री में ये होगा। अभी जैसे कि 2-4 केस ऐसे ही हुए कालसेकर के अंदर, जिसको 1,47,000 का बिल हो गया था। उसको फिर मैंने मैनेजमेंट से थोड़ा बात करके उसको डिस्काउंट भी कराया, बॉडी नहीं दे रहे थे, वो सब इश्यूज़ थे, वो सब मैनेजमेंट में भी थोड़ा सपोर्ट करके अपने को, मेरे बोलने पे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया। दूसरा 1-2 दिन बाद मैटर आया था 86,000 का था, वो उनके पास पैसे नहीं थे। ये सब स्कीम में नहीं लेने की वजह से हो रहा है। गरीब लोग जान बचाने के लिए एडमिट कर रहे, कोई हॉस्पिटल नहीं ले रहा भाई, कोविड-19 वाले हॉस्पिटल में जाओ, जा रहे एडमिट करो देखेंगे, मगर स्कीम में नहीं लेने की वजह से हो रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट होने के बाद में ये सब सॉल्व हो रहा है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो और पहले ही पब्लिक को हॉस्पिटल अगर बोले कि भाई हमारे पास स्कीम है, आप एक काम करो, ये फॉर्म भरो, वहाँ पर एक काउंटर अलग से बनाया गया है ये स्कीम का, ये स्कीम वाला वहाँ एक बंदा बैठा रहता है, सिर्फ आपको ये 3 चीज़ लेके जाना है और वहाँ पर फॉर्म भरना है। तो मेरी ये बात ध्यान में रखिए, कभी अल्लाह ना करे आगे किसी को ज़रूरत पड़े तो कालसेकर में ये सुविधा मौजूद है। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आप मुझे कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलो ये सब तो अपनी बातें हो गई। अब कुछ मुंब्रा के ना धांधली, जिसको अपन धांधली बोल सकते, जैसे कि मुझे कॉल आया कि सर बोले हॉस्पिटल के अंदर ना कोरोना का टेस्ट कराए थे तो पॉजिटिव दिखाया, और बाद में फिर मालूम पड़ा कि वो दूसरे की रिपोर्ट थी, उसके अंदर बोले मेरे मम्मी का नाम डाल दिए। ये एक। दूसरा
दूसरा ये हो गया कि एक लेडी का मेरे को कॉल आया, शायद किसी ने उसको नंबर दिया होगा, तो मुझे कॉल करके बोले कि सर बोले प्राइम हॉस्पिटल का वाक़या है ये। प्राइम हॉस्पिटल में क्या हुआ कि जो हम लोग सर मेडिसिन जो लिए ना, वो मेडिकल वाला हम लोग को बोल रहा है कि तुमको दवा यहाँ से ही लेना पड़ेगा। मतलब क्यों भाई? नहीं बोले, वो बोला हमारे इधर से लो 5,000 रुपये का लोग यहाँ दवा है। और बोले सर हम लोग की है ना खुद की घर की हमारी मेडिकल की दुकान है, तो मैं इससे क्यों लूँ? वो मान ही नहीं रहा है, वो बोल रहा हमारे इधर से ही लो। और उन लोग की जो सबके अभी जो बहुत सब जगह पे चल रहा है, मोनोपोली रहती है। जो ब्रांड ये लोग लिख के देते वो इनकी केमिस्ट में मिलेगा, दूसरी जगह पे नहीं मिलेगा, सबका यही हाल है। मैं बोला ठीक है, आप कॉल उनको दो, फ़ोन दो। मैं उससे बात किया कि क्या हो भाई, तो बोले सर ऐसा नहीं, वो हमारे इधर मतलब ये भाई गवर्नमेंट का GR है, भेजू क्या व्हाट्सअप पे तेरे देखने का है। गवर्नमेंट का GR है, जिसको जहाँ से दवा लेने का लेगा, तुम उसको प्रेशर नहीं कर सकते हो कि हमारे इधर से लो, उसकी तो खुद की मेडिकल है। तो बोले सर उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, जो थोड़ा वो डिस्काउंट रहेगा 10% मैं डिस्काउंट देता हूँ। मैं बोला नहीं, वो तो 4 महीने बाद घर पे पैसा देगी, तू 4 महीना रुकेगा क्या? नहीं ना, चल वो 5,000 रुपये वापस दिला, ज़बरदस्ती की धान ली कि हमारे से ही लो। चलो वो तो फिर कॉपरेट किए लोग ने, दे दिए उसको पैसे वापस। फिर उसके बाद में रात में वही लेडी का वापस से फ़ोन आया कि सर मम्मी को पॉजिटिव आया है और जोर जोर से रोने लग गई। मतलब क्या हुआ बहन? नहीं बोले सर हम लोग के पास पैसे नहीं है, मम्मी को मैं कहाँ लेके जाऊँ, कोई हॉस्पिटल लेगा नहीं। मतलब ठीक है, कल से अगर हॉस्पिटल में जाओ उनको। फिर रात में मैंने वहाँ मैनेजमेंट से बात भी करके उनको एडमिट भी करा दिया। चलो ठीक है, वो हो भी गया एडमिशन। रातों रात मैंने रात को 12:30-1 बजे एडमिट कराया, 1 रुपया भी उनको चार्ज नहीं लगा। और वो प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, उस स्कीम के तहत मैंने उसको रातों रात एडमिट कराया। और ये मैं आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि ये आप याद रखो। चलो ये जो धानली थी ना, ये तो ठीक है, फिर भी एक एक्सेप्टेबल है। एक धानली जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, जब एक बॉडी दी जाती है, वो लोग एम्बुलेंस में डाल के बॉडी लेके चले जाते हैं, बाद में उन लोगों को पता चलता है कि भाई ये बॉडी तो हमारे रिलेटिव की है ही नहीं, ये तो कोई दूसरी बॉडी हमको दे दी है। ये इस तरह की लापरवाही हो रही है मुमरा के अंदर। आप ये एक फेसबुक का पोस्ट है, आप ये देखिए। ये जो आपने पोस्ट देखे ना, मैंने ये बंदे से बात किया, मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई। इनके दोस्त की मम्मी का मैटर है ये। तो उसने क्या बोला कि बिलाल भाई कैसा है ना, वो जो बच्चा है ना, वो बहुत उसकी मम्मी का इंतकाल हुआ है, तो बहुत डिप्रेशन में है और उस अभी वो हालत में नहीं है। मैंने उसको बोला भाई मेरी कोई हेल्प लगेगी तो आप बोलो मेरे को, अगर कुछ भी जो भी हेल्प चाहिए मैं करने को राज़ी हूँ, आप टेंशन मत लो। और तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ऐसे ये मुद्दे निकल जाते, क्योंकि अभी वो बच्चा कंडीशन में है नहीं, तो अपन कुछ उसके ऊपर एक्शन ले नहीं सकते। ठीक है, ये सब मुद्दे इस तरह से हाथ से निकल जाते। मगर ये जो लापरवाही है ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हमारे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी बार ये नहीं होना चाहिए, कोई भी हॉस्पिटल हो, इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आजकल मुमरा में क्या हो रहा है पता है? जैसे कि जो पब्लिक का काम करने के लिए आगे आता है ना, जैसे कि मैंने अभी इतने हॉस्पिटल के काम सब किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे को फ़ोन आ गए, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद में मेरे जो वरिष्ठ नेता लोग आने वाले थे, उनको कोरोना है और लॉकडाउन का पालन करना है, इस वजह से उनको रोक दिया गया। और तीसरा अपना ये जो 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, जो रशीद कंपाउंड के समाज सेवक है, उन्होंने कुछ लोगों के हिंद में कुछ बोला, तो उनके ऊपर केस बना दिया गया। क्योंकि पब्लिक की तरफ से कोई अगर बोलने जाता है हॉस्पिटल के मैटर में, तो उनको रोक दिया जाता है। हॉस्पिटल की तरफ से वहाँ पर पूरा लॉकडाउन का पालन करते हुए 10-15 जन वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये हॉस्पिटल की तरफ से है, ये लोग के पब्लिक की तरफ से। पब्लिक ने जो इनको चुनकर आज इनको खड़ा किए, इनको वोट करके इनको चुनकर खड़ा किए, तो ये लोग पब्लिक के सपोर्ट से बात करना चाहिए ना, कि हॉस्पिटल की तरफ से बात करना चाहिए। ये एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। अगर आप लोगों को समझ में आ रही है तो मुझे लाइव में कमेंट करके बताइए प्लीज़। बहरहाल मैंने जो अभी तक इतना आप लोगों को स्टार्टिंग से पूरा अभी तक लाइव में पूरा ये बताया कि देखो इतनी तकलीफ़ें हुई, ये सब तकलीफ़ें नहीं होती, इतनी नहीं होती, ठीक है, होती इतनी नहीं होती। कब नहीं होती? जब हमारा म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल तैयार हो चुका होता। आज वो अगर हॉस्पिटल होता तो हम लोगों को इतना घूमना फिरता, पेशेंट को ले लेके रिक्शा में डाल के, बाइक पे कोई लेके जा रहा है, कोई रिक्शा में लेके जा रहा है, हॉस्पिटल वाले ले रहे नहीं है, ये सब तकलीफ़ नहीं होती। दूसरी बात,
कब्रिस्तान, आज मैं ये बता दूं, कब्रिस्तान जो इतने सालों में नहीं मिला था, जो भी कब्रिस्तान मिला वो कब्रिस्तान ऐसे ही नहीं मिला है। उस टाइम पे सब पार्टी के लोग एक हो गए, समाज सेवक एक हो गए और कुल जमात पार्टी बनाई गई। कुल जमात के लोगों ने, हमने सबने मिलकर, सब लीडरों ने मिलकर पूरा अपोजिशन एक हो गया था। रैलियां निकाले, भूख हड़ताल किए, आंदोलन किए, तब जाकर ये कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान भी ऐसे ही नहीं मिला है कि चलो भाई कब्रिस्तान मिल गया। फिर भी उसके अंदर राजनीति क्या हुई कि अगर वो स्लॉटर हाउस बनता तो आज हमारे कितने हज़ारों मुसलमान जो हमारे भाई जो बेरोज़गार है उनको आज वहाँ पर काम धंधा मिलता। बहरहाल ठीक है, कब्रिस्तान वहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज वो कब्रिस्तान हमको मिला अल्लाह के करम से। तो आज वो हमको इस कोविड-19 के टाइम पर वो काम आ रहा है। इसी तरह हॉस्पिटल के लिए भी अभी जब अपोजिशन पूरा उतर जाएगा तब वो हॉस्पिटल भी रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने बहुत साल पहले, क्योंकि बहुत सालों का मैटर है ना ये हॉस्पिटल, अभी का तो मैटर है नहीं, तो बहुत साल पहले की मेरी एक टुडे वॉइस की न्यूज़ है, उसमें मैंने बोला भी हूँ। मुख्यमंत्री जी को मैंने, फडणवीस साहब थे हमारे उस टाइम पे, मुख्यमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा था कि सर हमको ये हॉस्पिटल रेडी करके चाहिए जल्द से जल्द। दूसरी बात, इसको प्राइवेट करने वाले जिसमें हमको है ना कुछ अच्छा सा डिस्काउंट दिया जाएगा। मैंने वो टाइम पे भी बोला था कि काय का डिस्काउंट, जो हमको फ्री में काम हो रहा है वो डिस्काउंट करके काय को लेंगे भाई, काय का डिस्काउंट। तो उस टाइम पे मैंने लेटर में लिखा हूँ कि सर हमको ये प्राइवेट नहीं चाहिए, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चाहिए। आज हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कीमत पता चल रही ना, जरा सी बात पे कलवा भागना पड़ता है। कोई लेता क्या मुमरा में, तो हमको प्राइवेट नहीं चाहिए, हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही चाहिए। जिस तरह कब्रिस्तान के टाइम पर हमको लड़ाई करना पड़ी थी, उसी तरह हॉस्पिटल के लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, तब जाके ये मिलेगा। और एक बात मैं अभी एक क्लियर बोलना चाहता हूँ, MMLE में जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल बन रहा है वो गरीबों के लिए बन रहा है और वो गरीबों के लिए ही रहेगा। प्राइवेट जो बोल रहे हो ना, वो प्राइवेट तो मैं होने भी नहीं दूंगा। मुमरा के एक शख्स है जिन्होंने कब्रिस्तान के टाइम पे भी हक की बात किए थे और आज भी म्यूनसिपल हॉस्पिटल जो बनने वाला है MMLE में, उसके ऊपर भी हक की बात की। मैं उनका नाम बताना चाहता हूँ, सैयद अली भाई साहब। उन्होंने आज भी कहा है जो म्यूनसिपलिटी हॉस्पिटल जो इतना लेट हो गया, जिसकी वजह से इतना मुमरा के वासियों को इतना सब तकलीफ़ें झेलना पड़ी, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर इंक्वायरी होना चाहिए कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, और जो है उन सब पर इंक्वायरी बैठना चाहिए। कालसेकर एक हॉस्पिटल है जिसका लेवल जुपिटर का है, न जाने कितनी मौतें हमारी अस्पताल के वजह से हो गई। उनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और सबको भी इंक्वायरी लगाना चाहिए। ये हमारा हॉस्पिटल सरकारी बना ही नहीं है। कालसेकर एक हॉस्पिटल है जिसका लेवल जुपिटर का है। अगर जुपिटर का और कालसेकर का लेवल देखा जाए तो बराबर है। बिलिंग अगर देखा जाए तो सेम एसिटी से उनका ज़्यादा होगा, इनका कम होगा। तो शहर को, हकीकत में इस वक्त शहर को अस्पताल की ज़रूरत थी और जितना भी दौर गुजरा है हमारा इस शहर के अंदर, इसमें जिस तरीके से प्राइम अस्पताल की शिकायत, बिलाल हॉस्पिटल की शिकायत कोई इसमें लिया जा रहा है, न जाने कितनी मौतें हमारी अस्पताल के वजह से हो गई, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से हुई है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक समझ से ये कहर था, मेरा रहमत सुगरा थी। बड़े लोगों को हमने खोया, किसी को गैस के लिए हमने खो दिया, किसी को हमने एम्बुलेंस के लिए खोया, लेकिन ये अस्पताल में हकीकत में मैं तो ये बोलता हूँ कि इस अस्पताल के अंदर जो अफसर इन्वॉल्व है इसको काम करवाने में या काम करने में, उनको सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और उनसे बाकायदा इंक्वायरी लगाना चाहिए कमिश्नर को। और हमारे अवार्ड साहब के माध्यम से बोलता हूँ, अवार्ड साहब को भी इंक्वायरी लगाना चाहिए कि, और एकनाथ शिंदे जी पालक मंत्री को भी लगाना चाहिए इंक्वायरी कि ये हॉस्पिटल में इतनी देरी क्यों हुई, इतनी लापरवाही क्यों हुई। इसी मुद्दे पे मेरी भी 3-4 बार हमारे जो थाना के हेल्थ ऑफिसर है डॉक्टर मालगांवकर जी, उनसे मेरी बात हुई थी। 3-4 बार मीटिंग किया। लास्ट में तो जो अपना कोरोना यानी स्टार्टिंग था, जब मुमरा में एक भी केस नहीं थे, उस टाइम पे भी मैं उनके कैबिन में बैठा था और बहुत देर हम लोग ने इस बात पर डिस्कशन भी किए।
उन्होंने सब बताया भी कि मेरा देखो ये सब फाइल है, पूरी प्रोसेस चालू है, मशीनरी वगैरह ये वो, और जो महासभा में पास होगा ऐसा होगा, वो सब पूरी बात चल रही थी। थोड़ा और ऐसा टाइम मिलता तो मैं बार बार जाके उनके पीछे लग के कुछ करता भी, मगर उसके बाद में कोरोना वगैरह चालू हो गया। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सालों से अटका हुआ है और बहुत हमको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो ये मैं अकेले मेरे बोलने से नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह कब्रिस्तान के टाइम पे सब लीडर एक हो गए थे, कुल जमात बनी थी, सब एक होकर हुए थे, वैसे ही मुमरा के लिए जो समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है, जो मुमरा के जागरूक नागरिक है, हम सबको एक होकर इस मुद्दे को हमको हासिल करना है। मेरी आप सब लोगों से अपील है कि जिस तरह हम लोग सब कब्रिस्तान के टाइम पे जो सब एक होकर एकजुट होकर सबने, कोई पॉलिटिकल बैनर नहीं, कोई इसमें पॉलिटिक्स नहीं, सब जन एकजुट होकर जो हम एक प्लेटफॉर्म पे आए थे, वैसे ही आज मैं चाहता हूँ कि मेडिकल की जो सर्विसेज यहाँ पर है उस चीज़ के ऊपर हम सबको एक होना है। जो यहाँ पर हॉस्पिटल माफिया चल रहा है उसके खिलाफ, जो हमारे मुमरा के ज़िम्मेदार जो समझते हैं कि मुझे मुमरा के लिए कुछ करना चाहिए, वो लोग, जो मुमरा के हमारे संस्था वाले हैं वो लोग, जो भी जिसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे मुमरा के लिए कुछ करना है, वो लोग, हम सबको एक होना चाहिए और हम सबको एक होना है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आकर हम सब एक हो सकते हैं। जैसे कि कब्रिस्तान के टाइम पे हम लोग ने आंदोलन के टाइम पे रैलियाँ निकाले थे। आज कोरोना चल रहा है, जो कोविड-19 का दौर चल रहा है, इसमें हम रैली तो निकाल नहीं सकते। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिस पे हम सब एक हो सकते हैं, वो है लाइव कॉन्फ्रेंसिंग। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है। मैं कौन सी पार्टी से हूँ, आप कौन सी पार्टी से है, वो कुछ भी नहीं। यहाँ पर सिर्फ हम एक सोशल वर्कर के हिसाब से बात करेंगे। यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर जो मुमरा की मेडिकल सर्विस के इश्यूज़ है उनके ऊपर आपसे सजेशन लिया जाएगा, वो उस बारे में बात होगी। मुमरा में जो टीएमसी का एमएमएलई में हॉस्पिटल बन रहा है कई सालों से, वो मुद्दे के ऊपर बात की जाएगी। और उसके बाद में जो प्राइवेट की बात आ रही है, वो प्राइवेट भी नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर भी बात आएगी। ये सब चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और लॉकडाउन चल रहा है, हम हमारा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने अपने घरों से कॉन्फ्रेंस में बात करेंगे। ये एक मंच पर हम सब अभी लॉकडाउन के टाइम पर एक हो सकते हैं। और मैं मुमरा की पब्लिक को भी कह रहा हूँ, ज़िम्मेदार लोगों को जो समझते हैं कि मुमरा के लिए मेरी कुछ जिम्मेदारी है, मैं कुछ करना चाहता हूँ, जो हमेशा सोचते हैं मगर कुछ बोल नहीं पाते, कहीं पर उनको बोलने का मौका नहीं मिलता है, वो भी आइए। संस्था से जुड़े हुए लोग आइए। हम सब एक होकर इस चीज़ पे बात करेंगे, सबके सजेशन लिए जाएंगे, उसके ऊपर क्या कैसा काम करना है, क्या करना है, उस चीज़ पे बात होगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं रहेगा, ये सिर्फ मुमरा की भलाई के लिए रखा गया है। जिन लोगों ने तकलीफ़ उठाकर अपने रिलेटिव, अपने जो भी रिश्तेदार है, जिनके लिए भी तकलीफ़ें उठाए, बाप बहन, जो भी रिलेटिव के लिए आपने तकलीफ उठाई, जो हॉस्पिटल से गुजर चुका है ये सब चीज़ों से, उनको भी दावत दी जाती है। वो भी आए, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करे कि उनको क्या क्या तकलीफ हुई, क्या क्या परेशानी हुई, क्या क्या उनमें परेशानी दी गई, परेशानी किए गया, वो भी आप बताइए। आप वो भी आए, उनको भी हम इन्विटेशन देते हैं कि आप लोग भी आए। एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हम सब मिलकर एक हो जाए, जितने लीडर है, जितने सोशल वर्कर है, संस्था है और जो पब्लिक है, अगर हम सब मिलकर एक हो जाए तो हम कोरोना से भी लड़ेंगे, कोरोना का भी हराएंगे, और जो यहाँ पर माफिया चल रहा है उस माफिया को भी हराएंगे। हम सबको एक होना है। इस लड़ाई में आपका साथ चाहिए। इस लड़ाई में हमें आप लोगों का साथ चाहिए। हम तो आपके साथ है ही, मगर हमें भी आप लोगों का साथ चाहिए। इस मंच का नाम जनता डिजिटल मंच रखा गया है। इस मंच पर हम सब एक साथ में लाइव आएंगे और कॉन्फ्रेंसिंग में हम सब एक दूसरे का सजेशन सुनेंगे, सब बात करेंगे, सब एक दूसरे को उसमें देख सकते हैं, क्योंकि वो लाइव कॉन्फ्रेंस रहेगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं जो हम सब जगह पे वायरल करेंगे। जिसको भी ज्वाइन करना है उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसकी जो लिंक रहेंगी, जो उसका कोड और पासवर्ड रहेगा, उस दिन हम
उसी पर शेयर करेंगे, जिससे आप कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन कर सकते हो। एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और हमने कितने हॉस्पिटल को कोविड-19 स्पेशल कर दिया, तो वहाँ के जो पेशेंट रहे वो कहाँ जाएंगे, ये सब मसले निकलते। जैसे कि रहमानिया में भी अभी रिसेंटली होके फिर वो कैंसिल हो गया। तो मेरा एक सजेशन है कि मुमरा के अंदर ना वेडिंग हॉल बहुत है, शादी के जो हॉल है ना वो बहुत है। तो मेरा एक सजेशन है कि किसी हॉल को लेकर अगर उसके अंदर एक कोविड सेंटर बनाया जाए, क्योंकि हॉल में क्या होता है, स्पेस अच्छा रहेगा, दूसरी बात वहाँ पर पानी की सहूलत रहेगी, हर चीज़ की वहाँ सहूलत रहती है। और अपने इधर तो ऐसा ओपन जैसे गार्डन टाइप भी सब हॉल है बड़े बड़े, जो रेसिडेंशियल से दूर है, जो आजू बाजू में बिल्डिंग वालों को भी तकलीफ नहीं, ऐसे भी। तो मेरा ये सजेशन है कि किसी भी वेडिंग हॉल को लेकर हम एक कोरोना केयर सेंटर बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतना बड़ा लाइव देखने के लिए, इतना टाइम देने के लिए। क्या करें, अगर परेशानी इतनी बड़ी है कि उसके लिए इतना पूरा डिटेल बताते बताते इतना टाइम चला गया। अल्लाह हम सबको कामयाब करे, दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह हाफ़िज़।